अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो अभी हम वायरोलॉजी के चैप्टर 40 स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने हम पीछे अभी इम्पोर्टेंट कर चुके हैं अभी तक। इसमें से सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही आपका हमेशा प्रॉफ में यूक्यू आएगा, उसी पे आपने मेन फोकस रखना है, लेकिन हमने सारा चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है। पोलियो वायरस इज अ मेन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आता है और हमेशा आता है, 1 साल 2 साल छोड़ के लाजमी आ जाता होता है, ठीक है। तो अच्छा, अभी इस में बात हम करेंगे कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड ट्रैक की बुक के अंदर दो मेन क्लासिफिकेशन उसने की हुई है। ऐसे वायरसेस जो सिर्फ और सिर्फ डायरिया कॉज कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ जीएटी ट्रैक इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो है नोरो वायरस एंड द रोटा वायरस। और ऐसे वायरसेस जो जीएटी के अलावा कोई और डिजीज करेंगे आउटसाइड द प्राइमरीली आउटसाइड द जीएटी ट्रैक डिजीज करेंगे, वो ये वाला ग्रुप है, पोलियो, कोक्सैकी एंड इको वायरसेस, ठीक है। यानी कि इनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है और जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है बॉडी का, वो कोई कहीं और है, जीएटी में नहीं है। सेकेंडरली ये जीएटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमने इनको एंटेरिक ग्रुप में क्यों रखा है, एक ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई इनके तो जीएटी इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, तो इनको एंटेरिक ट्रैक में हमने क्यों क्लासिफाई किया। वो इसलिए कि इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीकल ओरल रूट है, ठीक हो गया। इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, फीकल ओरल रूट है। अच्छा, अब एंटीरोवायरसिस एक टर्म यूज हो रही है बुक के अंदर। किस वायरसेस को हम एंटीरोवायरसेस कहते हैं, उसके लिए तीन आपकी शर्तें होनी चाहिए किसी भी वायरस के लिए। एक ये कि उसका जो एंटेरिक ट्रैक है वो उसका साइट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, कि वो एंटेरिक ट्रैक के किसी भी पोर्शन के अंदर एप्लीकेट हो, माउथ, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, कहीं भी। दूसरा ये है कि फीसिस एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो उनका, और रूट ऑफ ट्रांसमिशन भी फीसिस ही हो, और फीसिस ही उनका ऐसा स्पेसिमेन हो जहां से हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो ये तीन अगर क्राइटेरिया पूरे होते हैं किसी भी वायरस के लिए, हम उनको एंटीवायरसेस ग्रुप के अंदर रखते हैं, ठीक है। दूसरी में एक बात, नेकेड वायरसेस वो वायरसेस होते हैं, आपको पता है, जिनका एनवेलप नहीं होता। और ऐसे वायरसेस जो विदाउट एनवेलप होते हैं वो मोर स्टेबल इन द एनवायरनमेंट होते हैं। और इन्हीं का यानी कि इसे देखो, क्योंकि इनका रूट क्या है, फीकल ओरल रूट है, फीसिस के अंदर ये रहते हैं। कहीं भी आपका उस कॉन्टेक्ट फीसिस के साथ होगा तभी आपकी बॉडी में जाएंगे, तो इन्होंने इन्वायरमेंट में स्टे करना ही करना है कुछ टाइम के लिए। फॉर द टाइम बीइंग इन्वायरमेंट में स्टे करेंगे, तो इसलिए ये नेकेड होते हैं, क्योंकि जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते। लेकिन जो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, नेकेड वायरसेस होते हैं, वो इन्वायरमेंट में मोर स्टेबल होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो भी वायरस आपका रूट ऑफ ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में स्टे कर रहा है कुछ टाइम के लिए भी, वो हमेशा नेकेड होगा। और जो वायरसेस जाके जैसे कि इन्फ्लुएंजा, आपको पता है एरोसोल्स के थ्रू वैसे ही फैल जाता है। एक इन्फेक्शन, एक बंदे ने खांसी की है, उसके एरोस ड्रॉपलेट्स बने हैं, फौरन अगले बंदे के अंदर चले जाएंगे। अगर वो इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो वायरसेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वेलप्ड होता है। इस पैराग्राफ में ये बात की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब वायरसेस जो प्राइमरीली डायरिया कॉज कर रहा है वो हम पढ़ते हैं, मेन दो ही हैं, नोरो वायरस एंड रोटा वायरस, ठीक है। अभी मैं आपको इस चैप्टर में जो टेबल दिया हुआ है ना, ये वाला, ये आपको समझा देता हूँ ये है क्या। ये आपने पता है कि हर चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस अपनी करनी होती है, ठीक है। अब ये जो नोरो वायरस है इसकी फैमिली है कैलिसी वायरसेस, ठीक है। ये अपने याद करना होता है। जीनोम आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव पोलैरिटी का है। इस चैप्टर में जितने भी वायरसेस हम पढ़ेंगे सब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव पोलैरिटी के हैं, एक्सेप्ट रोटा वायरस, इसका जो है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए ही है। दूसरी बात, जितने भी इस चैप्टर में हम वायरसेस पढ़ेंगे उनका आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, सिर्फ दरमियान वाला जो रोटा वायरस है उसका आरएनए पॉलीमरेज है। और आरएनए पॉलीमरेज होने का फायदा ये है वायरस के लिए कि ये खुद ब खुद रेप्लिकेट हो सकता है, दे डू नॉट नीड सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, कि होस्ट सेल का नहीं चाहिए होता। न्यूक्लियोकैप्सिड इस पूरे चैप्टर में जितने वायरस सबका आइकोसाहेड्रल है। इनवेला मैंने आपको बताया किसी का भी नहीं होगा। सीरोटाइप्स आपने नहीं करने होते किसी भी वायरसेस के। तो टेबल आपको अच्छी तरह की याद होगा, इस तरह आपने याद करना है कि सबका न्यूक्लियोकैप्सिड आइकोसाहेड्रल है, किसी का इन्वेलप नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज एक के पास है, डबल आरएनए एक के पास है, बाकी सबके पास सिंगल आरएनए, ठीक हो गया। तो नोरो वायरस जो है वो कैल्सिकी वायरस फैमिली से है। अब नोरो वायरस ने क्या डिजीज करनी है पहले आपको ये पता होना चाहिए, मेन बात है, क्योंकि डायरिया करा रहा है। आपको पता है डायरिया को गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस पूरी दुनिया में वायरल कॉज है, बैक्टीरियल नहीं है, वायरल ज्यादा है। और वायरल में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है रोटा वायरस है, उसके बाद नोरो वायरस है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बच्चे जितनी भी दी हुई है वो आपने टेबल से कर लेनी, मैंने पे लिखा भी होगा टेबल से आपने देखा, यहाँ पे भी उन्होंने वही बात की है जो टेबल पे है। समरी ऑफ द रेप्लिकेशन साइकिल, हम किसी भी वायरस का रेप्लिकेशन साइकिल नहीं करते होते, पेपर में नहीं आता, आपने छोड़ना है। ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी भी किसी भी वायरस की अपनी नहीं करनी होती, ये भी पेपर में बिल्कुल भी नहीं पूछते।
ट्रांसमिशन आपको पता है कि जितने भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो फीको ओरल रूट है। अब फीकल ओरल रूट के कैसे फैलेगा? सपोज किसी बंदे ने बाहर ही वो है स्टूल पास करता है खुले एरिया में, करीब जो है वो कोई पानी नदी बह रही थी, कोई पानी का सोर्स था, वो अपने पानी जो है वो कंटेमिनेट हो गया और वो अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो दिस इज अ फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन हो गई। अब हम इसकी बात आते हैं पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी के ऊपर। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि भी नोरो वायरस जो है वो डायरिया करा रहा है, कैसे कराता है। मेनली हमेशा बात याद रखना कि ये जो वायरस जो डायरिया करा रहा है वाटरी डायरिया है, नॉट ब्लडी, ब्लड नहीं है इसमें, ना ही आरबीसीज और ना ही डब्ल्यूबीसीज उसके होते हैं, सिर्फ ये वाटरी डायरिया करवाएगा। अब ऐसा क्यों? इसकी एक मेन वजह ये है कि बच्चे जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है ना, उसके अंदर आपको पता है एंटीरोसाइट्स बिल्कुल तरतीब से, ये सपोज मैंने वॉल बनाई है, ये एंटीरोसाइट्स लगे हुए हैं इसकी दीवार के अंदर, ठीक है, ये वो सेल्स हैं सारे के सारे, और आपको पता है कि इसके ऊपर विलाय भी होती है, ठीक है, विलाय भी होती है। इन्होंने क्या करना है कि सिर्फ म्यूकोजल सेल्स तक डैमेज करना है। अब ये आपका लेबना प्रोपरिया होता है, इसके नीचे ब्लड वेसल्स आती है ना, आपको ये सारी बात पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, इसके नीचे ब्लड वेसल्स होती है सारी की सारी। जब तक कोई भी इन्फेक्शन यहां तक नहीं पहुंचेगा वेसल्स तक, तब तक इन्फ्लेमेशन नहीं होगी उस जगह पे, तब तक ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट होगी। अब ये वायरस सिर्फ इन सेल्स की हद दूर तक रहता है, इनके नीचे नहीं जाता, इसलिए इनका जो डायरिया होगा वो हमेशा वाटरी होगा, नॉन ब्लडी होगा, ठीक हो गया। तो इसकी पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं, वो ये कहता है कि, अब दूसरी बात, ये आपको मैंने जनरल बताया कि वाटरी क्यों होता है, ब्लडी क्यों नहीं होता, बात समझ आ गई? क्योंकि ये आपके म्यूकोजा से नीचे जाता ही नहीं है, म्यूकोजा तक ही रहता है, सेल्स तक ही रहता है, इवन कि म्यूकोजा को भी इन्वेड नहीं करता। म्यूकोजा में भी आपकी एपिथेलियम और लेमिना प्रोपिया आता हो, तो आपको याद होगा हिस्टोलॉजी में पढ़ा है आपने कि म्यूकोजा में भी आपकी एपिथेलियम होती है और ये वाली जो लेमिना प्रोपिया मैंने बनाई है ये होती है, लेमिना प्रोपिया को भी इन्वेड नहीं करता, तभी तो ब्लड वेसल्स तक नहीं पहुंचा, इसलिए। अब अच्छा पैथोजेनेसिस की बात ये करते हैं कि अब इस सेल्स के ऊपर जो विलाय होते हैं, एक तो इन्होंने इनको तबाह कर देना है, ब्लंटिंग ऑफ द विलाय करा देनी है। जब ब्लंटिंग ऑफ विलाय होते हैं, वो पता है कि जो विलाय होते हैं छोटे छोटे इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ना किसी भी सेल के ऊपर, ये अगर मैंने सेल बनाया है, इन्होंने क्या करना होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो आपकी वाटर की एब्जॉर्प्शन, सब चीजों की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। जब ये विलाय खत्म हो जाएंगे, सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हर चीज की कम हो जाएगी, तो जितनी भी आपके ल्यूमेन के अंदर कोई फूड आ रही है, कोई वाटर आ रहा है, कोई भी न्यूट्रिशन आ रही है, वो सारी की सारी आपकी ल्यूमेन के अंदर ही रह जाएगी, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी, तो वो सारा फ्लूइड का इकट्ठा हो जाएगा, सारा आपका इंटेस्टाइन्स के अंदर, सारा डायरिया के थ्रू बह जाएगा। बात समझ आई? एक तो विलाय की ब्लंटिंग हो गई, तो आपका सरफेस एरिया कम हुआ, एब्जॉर्प्शन कम हुई, फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट सारे यहाँ पे पड़े रहे और आपकी डायरिया हो गया। एक वजह ये लिखा हुआ है, ब्लंटिंग ऑफ द विलाय किसी वजह से रिड्यूस सरफेस एरिया, डिक्रीज फ्लूइड अपटेक बाय द एंटीरोसाइट, ठीक है। अगली एक वजह जो है वो ये है कि डायरेक्ट एंटीरोसाइट्स को डैमेज होता है, जिससे इनके अंदर भी जो फ्लूइड पड़ा होता है वो भी सारा बाहर आ जाता है, सिक्रीशन ऑफ द फ्लूइड बढ़ जाती है। दूसरी वजह ये हो जाती है, ठीक है। ये नोरो वायरस की पैथोजेनेसिस है करवाने की वाटी डायरिया। क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको मैंने पता ही ये बता दी है। सबसे पहले आपको क्या होगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमेशा याद रखना 1 से 2 दिन होते हैं। सपोज आपको कोई अपने गंदा खाना पानी पी लिया है तो आपको 2 दिन बाद जाके इसके सिम्टम्स स्टार्ट होंगे। सबसे पहले आपको लो ग्रेड फीवर होगा, फिर आपको पेट में बड़ी बहुत ही ज्यादा शदीद दर्द होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स उठेंगे, फिर वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर डायरिया भी स्टार्ट हो जाएगा। ये जस्ट 4 फीचर्स मैंने आपको बताया है ना, फीवर, पेन, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया। पेट आपके सिम्टम्स है गैस्ट्रोएंटेराइटिस के, ठीक है। इलनेस जो है वो आपकी 2 से 3 दिन तक रहेगी, खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी एज ज्यादा है, सपोज 50+ है, आप 60+ है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होने का मतलब ये है कि आपको कोई और मसले भी चल रहे हैं, आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, तो आपका ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस ठीक नहीं होगा, तो आप क्रॉनिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस में चले जाएंगे। ठीक हो गया। 3-4 बातें मेरे को इसमें बताई है क्या, कि इंक्यूबेशन पीरियड हमेशा याद रखना 1 से 2 दिन है। आप इन्फेक्शन होने के 2 दिन बाद आपको शुरू होंगे सिम्टम्स, और क्या क्या आएंगे और फिर क्या होगा। और वायरस जो है वो आपके स्टूल सैंपल के अंदर, जाहिर सी बात, आप देखो ना डायरिया हो रहा है, आपको वोमिट्स भी हो रहा है, तो वोमिट के अंदर भी आपका डायरिया सॉरी वायरस जा रहे होंगे, निकल रहे होंगे। वायरस कहाँ पड़े हैं? सारे के सारे जीआईटी ट्रैक के अंदर ही पड़े हैं, तो डायरिया के अंदर भी निकल रहे होंगे और आपके स्टूल के अंदर वोमिटस के अंदर भी निकल रहे होंगे। जब आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, फिर भी 7 से 10 दिनों तक आपके स्टूल के अंदर वायरस आते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन चल रहा है, इसका मतलब यही है कि वायरस अब बॉडी से निकल रहा है। ठीक है, ये आपकी होगी फाइंडिंग्स। अब पेपर में अगला सवाल जो आएगा वो लैब डायग्नोसिस पूछता है कि हम इसको लैब में डायग्नोस कैसे करेंगे। इसको सीधी सी बात है
कि क्योंकि वोमिटिस के अंदर भी आ रहा है और डायरिया के अंदर भी आ रहा है, तो आपने पीसीआर करना होता है। मेन बात पीसीआर, पीसीआर को पता है क्या होता है कि आरएनए और डीएनए सेगमेंट्स को हम बढ़ा के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पीसीआर बेस्ड टेस्ट करेंगे स्टूल के ऊपर और वोमिटिस के ऊपर, जिसके अंदर हम इस वायरस का आरएनए देख लेंगे बस। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपको पता ही है। अब इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हमेशा याद रखना, प्रिवेंशन सॉरी, जो भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है ना, हमने उसको प्रिवेंट कर लेना है, डिजीज प्रिवेंट हो जाएगी। जैसे अभी इसका रूट क्या था, फीकल रूट है, कंटेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल करने से हो रहा। तो आप क्या करें, हाइजीन अच्छी करें अपनी, हैंड वॉश करें पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद, पब्लिक टॉयलेट्स कम यूज करें और पब्लिक हेल्थ मेजर्स लें, जैसे कि प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, अच्छा आपका जो गंदे पानी का डिस्पोजल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात है। ट्रीटमेंट यही है कि इसमें कोई एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी नहीं देते, कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं देते। अब क्योंकि इसमें डायरिया हो रहा है, आपको पता है कि जब भी बंदों को डायरिया होता है तो फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, जाहिर सी बात है, उसको डिहाइड्रेशन होती है, तो उसको बस वही ठीक करनी है आपने। ओरल डिहाइड्रेशन देना है, ओआरएस फ्लूइड देने हैं उसको, और उसको आईवी फ्लूइड देने हैं। अगर बहुत ही ज्यादा डायरिया हो गया है, बंदा जो है वो बेहोश हो रहा है ये वो, तो आपने क्या करना है, उसको ओरल डिहाइड्रेशन और आईवी फ्लूइड देने हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर इस टेबल में देख ले क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिजीज करवा रहा है, वाटरी डायरिया है, एंटी वैक्सीन इसकी नहीं है और एंटीवायरल थेरेपी हम इसमें नहीं यूज करते। ये था आपका नोरो वायरस। अब अगला जो आपका मॉडर्न वायरस है, दैट इज अ रोटा वायरस। सेम यही चीज सारी की सारी सेम है कि एक बात याद रखना कि यंग बच्चों, छोटी उम्र के बच्चों के अंदर जो इन्फेक्शन डिजीज करेगा वो रोटा वायरस होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो टेबल वाली जो मैंने को बढ़ा दी है। समरी एप्लीकेशन साइकिल आपने नहीं करना। ट्रांसमिशन इसके आपको पता है, फीकल ओरल रूट है। पैथोजेनेसिस सेम वही है, आप पढ़ के देख लें। एक तो म्यूकोसा सेल्स के अंदर एप्लीकेशन करता है और वहां को उनकी डैमेज करेगा, और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स, पहला मैकेनिज्म ये हो गया। दूसरा मैकेनिज्म वही ब्लंटिंग ऑफ विलाय होती है, जिसकी वजह से सारा मैकेनिज्म बढ़ा दिया कि कैसे ब्लंटिंग ऑफ विलाय क्या होगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, अपटेक कम हो जाएगी तो डायरिया हो जाएगा। तीसरा इसका जो मैंने पॉइंट बनाया हुआ वो इसमें है, सिर्फ रोटा के अंदर है, नोरो के अंदर वो नहीं है, कि ये जो है ना एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, दैट इज NSP4, जो क्या करती है, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन है, सेल्स के अंदर जाके पोर बनाएगी, कैल्शियम को रिलीज करवाएगी और आपकी डायरिया करवाएगी। सपोज ये देखो ना, ये सेल है, जैसे ये सेल है, अंदर इसके अंदर आपको पता है कैल्शियम पड़ा होता है जो कि वेसिकल्स को रिलीज करवा रहा होता है। कोई भी हार्मोनल सिक्रीशन कैल्शियम के थ्रू ही होती है। अब ये जो वायरस के अंदर जो पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन आ रहा है, दैट इज NSP4, यही है ना, हाँ। NSP4 जो है ये आया, इसने यहाँ पे पोर बना दिया, सेल के अंदर सुराख कर दिया। एक ही काफी सारे वो करेगा, सारा का सारा कैल्शियम बाहर आ गया। जब कैल्शियम बाहर आएगा, अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, तो सेल के अंदर जो चीजें रखने की, वेसिकल्स रखने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो सारा इस तरह के फट जाएगा, वो गुब्बारा जिस तरह फटता है, तो सारा कुछ उसका फ्लूइड्स और सिक्रीशन सारी बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये एक तीसरा मैकेनिज्म है इसका, जो कि इसी का है, नोरो का नहीं था। बाकी सारी वही चीज है। इम्यूनिटी इसकी भी होती है कि एक दफा आपको इन्फेक्शन हो गया है, दोबारा कुछ टाइम के लिए इन्फेक्शन नहीं होगा, और वो इम्यूनिटी IgA देती है, दैट इज MCQ's पॉइंट। IgA जो है वो ये इसकी इम्यूनिटी देती है। और अगर माँ को है और बच्चा जो है वो कोलोस्ट्रम, उसका जो फीडिंग कर रहा है, तो कोलोस्ट्रम IgA भी आपको पता है कि बच्चे के अंदर जाती है फ्रॉम द मदर, तो ये कोलोस्ट्रम IgA बच्चे को इस मसले से बचाएगी अप टू द 6 मंथ्स तक, ठीक है। बात समझ आ गई। फाइंडिंग्स में वही गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इज मोस्ट सीरियस इन यंग चिल्ड्रंस के अंदर, और नोजिया, वॉमिटिंग, वाटरी नॉन ब्लड डायरिया करवाना आपको पता ही है। लैब डायग्नोसिस सेम वही है, पीसीआर बेस्ड टेस्ट करवाना है इसका, आरएनए का, और इसमें एक नई बात है, इलियाजा करवाना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे इसको कहते हैं। उसमें ये होता है कि हमने एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बन रही होती है ना, वो देखनी होती है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ रोटावायरस एंटीजन इन द स्टूल बाय यूजिंग एन एंजाइम इलियाजा टेस्ट, के स्टूल के अंदर जो एंटीजन है, सपोज इसमें पता क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे इलियाजा के अंदर, कि अगर सपोज ये स्टूल स्पेसिमेन है, उसके अंदर मैंने क्या दिया, वायरल के एंटीजन पड़े हैं, उसके अंदर वायरल के एंटीजन पड़े, हमने स्टूल का सैंपल लिया, उसके अंदर वायरल एंटीजन पड़े थे, हमने क्या किया, एंजाइम लिंक्ड डाली एंटीबॉडीज के, एंटी सपोज ये एंटीजन है स्टूल के अंदर, और ये एंटीबॉडी है जो मैं बाहर से अब उसको देने लगा हूँ। ये एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड है, इनके नीचे एंजाइम लगा हुआ है और ये इनके खिलाफ ही है, ये सारी जाएंगी और जाके उस एंटीजन जो स्टूल के अंदर वायरस का पड़ा है ना, उधर जाके लग जाएंगी। ये लो, ये लग गई। जैसे ही ये लगेंगी एंटीबॉडीज, ये हम आर्टिफिशियली बाहर से दे रहे हैं इलियाजा स्टेनिंग के अंदर, ये इलियाजा की मैं बात बता रहा हूँ आपको, वैसे अब इतनी डिटेल में पता होना नहीं चाहिए, खैर। अभी जो एंजाइम नीचे लगा हुआ है, ये कोई ना कोई रिएक्शन आपको वहां पे प्रोड्यूस करेगा उस जगह में जहां पे सैंपल के अंदर हम काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर। अब जो एंजाइम है ना,
ये क्या करेगा, कोई ना कोई रिएक्शन प्रोड्यूस कराएगा। सपोज ग्रुप प्रोडक्ट सबस्ट्रेट ए है, उसको बी में चेंज करेगा, हम इस बी को डिटेक्ट कर लेंगे। सपोज हमें बी मिल गया, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये एंजाइम काम कर रहा है, और एंजाइम तभी काम करता है जब ये एंटीबॉडी अपने एंटीजन के साथ लगती है। सिंपल सी बात समझ आई, ठीक है। तो खैर यानी कि डिटेक्शन ऑफ एंटीजन करना है बाय द लिहाजा एंटीजन डेटा। अब सपोज ये अगर काम ना होता, हमें बी ना मिलती, तो हमें यही पता होना था कि एंटीबॉडीज हमने जो दी थी वो अपने एंटीजन पे साथ जा नहीं लगी, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिवेट नहीं हुआ, और जो एंजाइम एक्टिवेट नहीं हुआ उसके थ्रू ये प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं बना, तो इसका मतलब ये एंटीजन नहीं पड़ा, तो यानी कि वहां पर वायरस नहीं है उस टूल स्पेसिमेन के अंदर, ठीक है। इस क्योंकि लैब डायग्नोसिस दो ही है, पीसीआर और लिहाजा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन आपको मैंने बता दी है। किसी भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन जिसका फीकल ऑर्डर होगा उसकी प्रिवेंशन क्या है, और ट्रीटमेंट आपको पता है, इसमें डायरिया हो रहा है तो आपने क्या करना है, ओरल रिहाइड्रेशन, उसको पानी शानी पिलाना है, और आईवी फ्लूइड्स देने हैं अगर वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया, ठीक है। तो इसमें भी टेबल में देख लो, कुछ भी नहीं है, वही रोटावायरस ने गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाया है, वाटरी स्पेशली इन इन्फेंट्स के अंदर। इसकी वैक्सीन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसकी वैक्सीन पड़ी है आपके पास, इसीलिए अब इसके इन्फेक्शन कम होना शुरू हो गए क्योंकि आपके पास इसकी वैक्सीन है, ठीक है। और इसमें एंटीवायरल थेरेपी हम नहीं देते। ये था आपके वो वायरसेस दो जो कि प्राइमरीली डायरिया, अब इसमें कोई और इसने मसला नहीं करवाया, इन दोनों ने बेचारे बहुत शरीफ से हैं, सिर्फ जीआईटी के अंदर रह रहे हैं, वहीं पे डायरिया करवा के वहीं से जा रहे हैं, खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। अब हम वो वायरसेस पढ़ेंगे जो कॉज डिजीज प्राइमरीली आउटसाइड द जीआईटी ट्रैक के बाहर मसला करेंगे, लेकिन उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्योंकि एंटेरिक ट्रैक है इसलिए हम इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोलियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, हमेशा याद रखना। अब इसके दफा मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ टेबल में। इसकी जो फैमिली है दैट इज अ पिकोरना वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉसिबिलिटी का है, इसके पास भी आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। आइकोसा हेड्रल इसका न्यूक्लियोकैप्सिड है, इन्वेलप इसके पास भी नहीं है क्योंकि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन एनवायरमेंटल इन्वॉल्वमेंट के साथ है। पोलियो वायरस डिजीज क्या करता है, पोलियोमाइलाइटिस, बड़ा आपने बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, पोलियो पोलियो पोलियो। उसमें क्या होता है, बच्चे की टांगे उड़ जाती है, पैरालिसिस हो जाती है पूरी बॉडी की भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपने वही टेबल से कर लेनी है, इसमें कुछ भी नहीं खास लिखा हुआ। एक बात यहाँ पे खास लिखी है जो मैंने मार्क की हुई है कि इसका जो होस्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स में मंकीज आते हैं एंड ह्यूमंस आते हैं, यानी कि जिसकी वजह से होस्ट क्या होता है, जहां पे वायरस रह के रेप्लिकेट कर रहा है, प्रोडक्शन अपनी कर रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो होस्ट होता है। तो ह्यूमंस के अंदर ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करा करू के और आगे इन्फेक्शन फैलाता है। तो इसमें मेन बात यही है कि ह्यूमंस आर द मेन होस्ट ऑफ द पोलियो वायरस। समरी ऑफ रेप्लिकेट साइकिल इसकी भी नहीं करनी। ट्रांसमिशन एपिडेमियोलॉजी आपको पता है कि ये फीकल और रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अब मेन इसकी जो पेपर में क्वेश्चन आएगा दैट इज अ पैथोजेनेसिस, ये पक्का सवाल है बच्चे, पैथोजेनेसिस की पेपर में पूछते हैं। अब होता क्या है कि आपको पता है कि इसने फीकल और रूट के थ्रू जाना है, फीकल और रूट ही है ना, इसका माउथ में गया, माउथ में आपको पता है ओरल कैविटी के बाद आपका आता है ओरोफेरिंक्स। एनाटॉमी हेड एंड नेक में पढ़ लिया होगा आपने ओरोफेरिंक्स क्या होता है। फेरिंक्स जो है वो अगला हिस्सा, इसके बाद एसोफेगस होती है, और फेरिंक्स के भी तीन हिस्से होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड पता नहीं एक और होता है, इसके तीन हिस्से होते हैं फेरिंक्स के, ठीक है। अब ओरोफेरिंक्स में रेप्लिकेट करेगा, कुछ इसके जो होंगे और कुछ जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट करेंगे, कर दिए। स्मॉल इंटेस्टाइन को पता है कि जो आइलियम होती है उसके अंदर पायर्स पैचेस पड़े होते हैं, पायर पैचेस याद होंगे, लिम्फोइड टिश्यूज का गुच्छा पड़ा होता है वहां पे, लिम्फोइड टिश्यूज का, उसको पायर पैचेस कहते हैं। इसके अंदर मेनली ये जाके रेप्लिकेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और ओरोफेरिंक्स के अंदर रेप्लिकेट, दो इसकी साइड्स ऑफ वो है रेप्लिकेशन, ओरोफेरिंक्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे रेप्लिकेट कर गया। अब जैसे ही यहाँ पे रेप्लिकेशन इसकी हुई, अच्छी खासी अमाउंट बन गई, इसने जाना है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर पहुंच गया और ब्लड के जाएगा सीएनएस के अंदर, मेन ये रूट है इसका। अब सीएनएस के अंदर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ब्लड, दूसरा ये कि नर्व्स के थ्रू जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पता है कि इनकी पूरे जीआईटी ट्रैक की वॉल्स के अंदर दो प्लेक्सिस पड़े होते हैं, माइंटेरिक एंड ऑरबैच प्लेक्सिस, ऐसे कोई दो प्लेक्सिस के नाम है, वो भी नर्व्स के बंडल ही है। उसके रिट्रोग्रेड वो जाएगा सीएनएस के पास। कैसे, अभी देखो पता है आपको कि सेल बॉडी अगर मैंने बनाऊं न्यूरॉन की, ये डेंड्राइट है और ये एक्सॉन है, ठीक है। अगर इस तरह मूवमेंट हो रही है, एक्सॉन के तरफ जा रही है तो एंटीरोग्रेड होता है, अगर पीछे की तरफ जा रही है तो रिट्रोग्रेड होता है, बात याद रखना हमेशा। तो इसकी जो आपके ये जो वायरस है ये जब फैलता है तो ये रिट्रोग्रेड फैलता है, क्या रिट्रोग्रेड फैलता है, एक्सॉन्स के ऊपर से नर्व्स बॉडी के अंदर से डेंड्राइट के अंदर सीएनएस के अंदर जाता है, पहुंच गए सीएनएस के अंदर। तो दो रूट है सीएनएस के अंदर जाने के, एक तो ब्लड
और एक नर्व्स के रिट्रोग्रेड टू द सीएनएस। ये देखो यहाँ पे वही बात लिखी है, रेप्लिकेशन इन द ओरोफेरिंक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली इन द लिम्फोइड टिश्यूज। वायरस जो है फैलता है ब्लड के थ्रू टू द सीएनएस, इट कैन आल्सो रिट्रोग्रेड अलोंग द नर्व एक्सोन्स के थ्रू। पहुंच गया सीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर पहुंचने के बाद अब अब सीएनएस के अंदर दो हिस्से होते हैं, आपको पता है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहले पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड के पहुंचेगा। आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स होती है। ये मैंने बड़ी फजूल सी स्पाइनल कॉर्ड बनाई है। ये है एंटीरियर हॉर्न्स, ये दो, और ये है पोस्टीरियर हॉर्न्स, ठीक है। इंटीरियर हॉर्न के अंदर में थोड़ा बड़ा सा ये सपोज इंटीरियर हॉर्न है, इसके अंदर पड़े होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। आपने पढ़े थे अल्फा होते हैं, गामा होते हैं, इस तरह के मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जिससे मोटर नर्व्स निकलती है आगे, ठीक है, और जो आगे मसल्स को जाके सप्लाई करती है। अब ये वायरस यहाँ तक तो पहुंच गया ना, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न तक तो पहुंच गया। इन्होंने आके इस जो मोटर एक्सॉन्स है ना, सॉरी मोटर न्यूरॉन्स है, इनको आगे खत्म करना शुरू कर देना है इस पोलियो वायरस ने। जब ये खत्म हो जाएंगे, ये सारी नर्व काम करना बंद हो जाएगी, मसल तक करंट नहीं जाएगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं जाएगा, मसल पैरालिसिस की तरह चला जाएगा। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? वो देखो ये बात लिखता है, पोलियो जो है वो रेप्लिकेट करता है मोटर न्यूरॉन्स के अंदर, एंटीरियर हॉर्न सेल्स के अंदर जो बड़े होते हैं, तो डेथ ऑफ दीस सेल्स, पैरालिसिस ऑफ द मसल्स हो जाते हैं, ठीक है। ये तो था सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट। अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए, और ब्रेन का हमेशा याद रखना सबसे ज्यादा जो ब्रेन स्टेम है ना वो इन्वॉल्व होता है। आपको पता है कि ब्रेन स्टेम के अंदर जो जिसमें मिड ब्रेन है, पोन्स है एंड मेडुल्ला है, इसके अंदर आपके रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर पड़ा है। ये आपने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन के अंदर। ये रेस्पो कंट्रोल जब उड़ गया तो आपको क्या हो जाएगी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगी, बंदे का सांस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा बुरा है। मसल पैरालिसिस के साथ बंदा फिर भी जिंदा रह सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जब हुई तो पेशेंट गया, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम जब इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स पड़े हैं, तो आपकी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगी, और इस वाली पैरालिसिस को कहते हैं बल्बार पैरालिसिस, या बल्बार पोलियोमाइलाइटिस इसको कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, बुक में लिखी हुई सारी बातें मैं वैसे आपको लिख के बता रहा हूँ। बल्बार पोलियोमाइलाइटिस विद रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ठीक हो गया। अब इसमें जो इम्यूनिटी है वो दोनों है, वो कैसे, आईजीए भी है और आईजीजी भी है, क्योंकि एक तो ये बच्चे ब्लड इन्वॉल्व कर रहा है इसीलिए आईजीजी हो रही है, ठीक है। दूसरा ये क्योंकि जीआईटी ट्रैक इन्वॉल्व कर रहा है तो आईजीए हो रही है। हमेशा याद रखना, क्योंकि जीआईटी ट्रैक के थ्रू ये सीएनएस के अंदर पहुंचता है, वहां पर रेप्लिकेट कर रहा है, और ब्लड के अंदर से थ्रू भी सीएनएस के अंदर जाता है। तो दोनों इम्यूनिटी हमेशा याद रखना, जब भी ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है और ब्लड हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है तो वो आईजीजी होती है, और कोई भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस या जीआईटी ट्रैक की सिक्रीशंस होती हैं वो अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो वो आईजीए होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसकी इम्यूनिटी आईजीए भी होती है और आईजीजी भी होती है। चलो अब इसका अगला हिस्सा जो है आगे से फाइंडिंग्स के हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी तक इतना ही।